हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है मास पॉइंट ज्योमेट्री। इस टॉपिक से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी CHSL 2020 और CGL 2020 दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो पता होना चाहिए, और इसको यूज़ कैसे करना है वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और एसएससी में इस टॉपिक से हाल ही में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यूज़ किया है, ताकि आप इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझ पाएँ। और साथ ही साथ मैंने 2-3 क्वेश्चन और मॉक से भी उठा लिए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। इस टॉपिक का नाम है मास पॉइंट ज्योमेट्री। अब ये होता क्या है समझते हैं उसको। जैसे मान लो कि एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, और बीच में हमारा एक पॉइंट है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 10 kg का एक वेट है, वहाँ हमने बांध दिया यहाँ से। मतलब कि हमने इस पॉइंट पे एक 10 kg का वेट लगा दिया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि 2 मीटर है यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ, और अगर ये भी सपोज करो ये अगर 4 मीटर है, सपोज करो 4 मीटर है, तो मुझे यहाँ पे कितना वेट रखना होगा ताकि ये जो तराजू है ये पूरा बैलेंस में रहे। मतलब कि कहीं भी इंक्लाइंड ऐसे या ऐसे ना रहे, पूरा एकदम बैलेंस्ड में रहे, स्ट्रेट रहे। तो आप बोलेंगे कि देखो इसमें क्या होता है ना, कि जो इसका वेट होता है, वेट और ये डिस्टेंस होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे 10 kg का वेट है, अगर ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में वेट कितना हुआ, 10 इंटू डिस्टेंस 2, मतलब कि 20 हो गया। मतलब कि इस साइड डिस्टेंस और वेट का प्रोडक्ट 20 हुआ, तो इस साइड भी मुझे 20 चाहिए, तभी ये हमारा पॉइंट पे ये रॉड बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ पे 5 kg का वेट लगाना पड़ेगा। तो 5 kg का वेट लगाते ही ये रॉड हमारा सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, और इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब कि सीधा हो गया, है ना, झुका नहीं रहेगा जब। तो इस केस में जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्टेबल रहे, कोई रॉड बोल सकते हैं, कोई स्टिक बोल सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं, या सीसॉ जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है सीसॉ, तो इस पॉइंट के अबाउट ये स्टेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास, अगर आप में से किसी ने 12th में साइंस पढ़ा होगा तो उसको पता होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक वो इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पे उस पूरे फिगर को हम लोग उस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे मान लो कि इसी फिगर में मैं बोलूं कि इस पूरे फिगर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, तो मैं इतना बड़ा फिगर नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं इसी फिगर को एक डॉट दिखा दूंगा यहाँ पे, इसके अलोंग इस पॉइंट पे मैं एक डॉट दिखा दूंगा, और बोल दूंगा कि इसका जो वेट है 15 kg है। 15 कैसा आया, इसका 10 और इसका 5। तो मैंने क्या किया, जो दोनों मास है, दोनों मास को एक पॉइंट पे मैंने कंसंट्रेट कर दिया, ठीक है। उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मतलब कि या तो मैं ये फिगर दिखाऊं या फिर ये फिगर दूं, दोनों चीज सेम है, क्योंकि मैंने इसमें दोनों मास अलग अलग दिखाए हैं, बट इस वाले फिगर में ये जो पॉइंट है, मैंने एक ही पॉइंट पे उस पूरे फिगर का वेट दिखा दिया है, इसलिए वो पॉइंट हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब कि पूरा जो मास है उस फिगर का, वो किस पॉइंट पे सेंटर्ड है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे
जैसे इस फिगर में देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अलॉन्ग ये सीसॉ ऊपर नीचे करेगा, है ना। हमको पता है यहाँ पे कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, दोनों लेंथ बराबर होता है, दो लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वेट इस चाइल्ड का होगा, सेम वेट अगर इस चाइल्ड का होगा तभी ये हैंगिंग मतलब स्टेबल पोजीशन में रहेगा। अगर दोनों में से किसी का भी वेट अगर ज़्यादा या कम हुआ तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे झुका हुआ रहेगा किसी जहाँ वेट ज़्यादा हो। इस फिगर को मैं अगर यहाँ दिखाता हूँ, ये सीसॉ है, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। इस मान लो इसका वेट मान लेते हैं 20 kg, ये डिस्टेंस L है, और सेम डिस्टेंस यहाँ भी L पे एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन तब होगा, ये बैलेंस तब होगा जब इसका वेट भी 20 kg होगा। ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर सेम डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट का वेट सेम होगा तो वो बैलेंस रहेगा। अगर मैं इसकी जगह पे इसका वेट कर दूं 30 kg, तो ये भारी हो गया, अब ये ऐसे झुक जाएगा, मतलब कि इस पॉइंट के लॉन्ग ये थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हल्का होता तो ये ऊपर चला जाता। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है जब भी मैं बोलूँ, तो आपको बस इसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में बस एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि मान लो कोई भी लाइन दिया हो, ठीक है, बीच में उसका एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, यहाँ पे मास W1 है या M1 बोल सकते हैं, या यहाँ पे वेट W2 है, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास तभी होगा जब हमारा W1 इंटू L1 बराबर W2 इंटू L2 होगा। जिस पॉइंट पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए वो पॉइंट हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, और वो फिगर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि ये वेट ज़्यादा है, तो ये जो लेंथ है ना इस पॉइंट से वो कम होना चाहिए। वेट ज़्यादा है तो लेंथ कम होना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ पे इसका वेट कम है अगर, तो ये लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि ये दूर होगा, समझ रहे हैं। तो या तो इसको ऐसे बोल लो W1 L1 बराबर W2 L2, या फिर इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं कि W1 बाई W2 इक्वल टू L2 बाई L1। वही चीज़ है, W1 में W2 का रेशियो हो जाएगा L2 बाई L1, मतलब कि जो W1 का जो वेट होगा ना वो डिटरमाइन होगा यहाँ से, जो L2 है लेंथ है, इसका जो लेंथ है ना वो डिफाइन करेगा कि यहाँ पे वेट कितना आएगा, और जो ये वाला लेंथ है ये बताएगा कि यहाँ पे वेट कितना आएगा। सीधा उल्टा कर देना है, बहुत सिंपल है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जब भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 2:3 है, मतलब कि ये जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर कुछ भी मान लो, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर 3 मीटर कुछ भी है, दोनों का रेशियो 2:3 है। तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास तभी होगा जब यहाँ पे वेट 3 kg, मतलब ये वाला वेट यहाँ आ जाएगा 3 kg, और ये वाला वेट यहाँ आ जाएगा 2 kg, तभी पॉसिबल है। तो या तो यहाँ 3 kg यहाँ 2 kg करो, यहाँ पे 6 kg 4 kg करो, मतलब कि रेशियो हमारा इसका और इसका 3:2 होना चाहिए वेट का, मतलब कि जो रेशियो हमारा लेंथ का होगा उसका उल्टा हो जाएगा वेट का रेशियो, ठीक है। तो या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 kg होगा, यहाँ पे 2 kg होगा, या मैं इसका 6 यहाँ पे 4, मतलब कि रेशियो बस मेंटेन करना है, वेट अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ अगर कि ये जो रेशियो है यहाँ पे रेशियो अगर 5 और 6 का रेशियो है,
तो यहाँ पे वेट कितना आएगा, ये रेशियो अगर 5 और 6 का है तो यहाँ पे वेट आएगा 6 kg और यहाँ वेट आएगा 5 kg। यहाँ का जो वेट होगा यहाँ से पता कर सकते हैं और जो यहाँ का वेट होगा वो यहाँ से पता कर सकते हैं। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, सारा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, अब बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है, देखो सेम चीज़ है कि मान लो ये सी जो है ना, सी पॉइंट, ये इस लाइन का, लाइन रॉड जो भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, ठीक है, तो जब W1 और W2 का जो रेशियो होगा ना, वो होगा L2/L1, जो मैंने बताया ऊपर। W1/W2 का जो रेशियो होगा वो L2/L1 होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है W1/W2 इक्वल्स टू L2/L1। ठीक है, तो आप यहाँ से दोनों का वेट लिख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो बीच में जो ये पॉइंट है सी पॉइंट का जो वेट होगा वो दोनों का सम होगा, क्योंकि ये इस फिगर का सेंटर ऑफ मास है ना, तो सेंटर ऑफ मास पे सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, कि मतलब पूरे फिगर का मास हम एक पॉइंट पे बता सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जो वेट होगा वो W1+W2 होगा, मतलब कि दोनों का सम हो जाएगा वेट। समझ में आया? जैसे ये फिगर है, यहाँ का लेंथ है 4 मीटर 5 रेशियो है, तो यहाँ पे वेट का रेशियो 5:4 होगा, मतलब मैं यहाँ पे 5 kg अगर लूँगा तो यहाँ पे लूँगा 4 kg। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ पे वेट हो जाएगा 9 kg, दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों वेट को ना एक पॉइंट पे दिखा दिया है। समझ में आया बात? कि मतलब जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला, इसका जो वेट होगा वो दोनों का सम होगा, क्योंकि मैंने उस पूरे फिगर को बस एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, तो पूरा मास एक जगह पे आ गया। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो बस वही ध्यान रखना है कि जो रेशियो दिया हो ना, तो यहाँ पे जो वेट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा 5, और जो यहाँ पे जो वेट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा 4, और बीच में 9 लिख देना है, दोनों का सम हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, आपको क्वेश्चंस में यूज़ करना है, और क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि आप पूछ सकते हैं कि इसको यूज़ कब करना है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को आपको तब यूज़ करना है जब किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट 2 रेशियो दिया हो। मतलब कि यहाँ से सपोज एक लाइन ड्रॉ किया गया, तो इसका रेशियो 1:2 है, तो आप इस फिगर में नहीं यूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से मैंने एक लाइन और ड्रॉ किया, ठीक है, जो इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है, तो अब आप इस फिगर में ना ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री का, और इससे क्या होगा कि इस पूरे फिगर का रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 रेशियो दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप उस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। कम से कम 2 रेशियो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब कभी कभी क्या बोलेगा ना, ये रेशियो देने के बजाय ये बोल देगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब कि रेशियो 1:1 हो गया, मिड पॉइंट बोल देगा, ये मीडियन बोल देगा, उस केस में रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो रेशियो हमको पता चल जाएगा। तो कम से कम हम लोग एक फिगर में 2 रेशियो पता होगा, तो हम उस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी हाल ही में सीजीएल में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 टियर 1 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी एंड ई ए पॉइंट ऑन साइड ए बी सच दैट ई सी बाई 6 बी डी एट एफ। तो अब देखो, एक मैंने ट्रायंगल बनाया ए बी सी,
बोल रहा है कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, मतलब कि ए सी पे एक पॉइंट डी है जो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब कि वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ई इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए बी, ए बी पे एक पॉइंट ई है सच दैट इसी बाइसेक्ट्स बी डी एट एफ, मतलब कि जो ई सी है बाइसेक्ट्स बी डी एट एफ, मतलब ई सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है एफ पे, मतलब कि ये और ये बराबर हो गया। अब बोल रहा है ए ई 30 है, मतलब कि ये जो है ना इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका लेंथ पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाऊंगा। कैसे कि देखो मुझे यहाँ पे दो रेशियो पता है, यहाँ पे डी मिड पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। और वैसे ही एफ भी मिड पॉइंट है बी डी का, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी रेशियो 1:1 है। तो क्वेश्चन में तो बस दो रेशियो दिया हुआ है, तो वहाँ से हमको पता लगा कि हम इस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। और उसको लगाने के बाद हम इस फिगर में जितना भी रेशियो पॉसिबल है, जिस साइड का जितना रेशियो पॉसिबल है सब निकल जाएगा। तो यही फ़ायदा होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री का। तो अभी हम देखते हैं कैसे करना है उसको। तो एक चीज़ बताओ आप, ये जो डी पॉइंट है, अगर ये रेशियो 1:1 है तो यहाँ पे इस 1 की वजह से डी पे वेट आएगा 1 kg, इस 1 की वजह से डी पे वेट आएगा 1 kg। और अब आप देखो यहाँ पे डी इसका भी मिड पॉइंट है एसी का, तो अगर मैं यहाँ पे वेट 1 लूँगा, यहाँ पे वेट 1 लूँगा, तो यहाँ का वेट हो जाएगा 1 + 1 2। तो इसकी वजह से वेट आया 1 और इसकी वजह से वेट आया 2, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 2। तो मैं बोलूँगा कि डी का जो वेट है वो है 2 kg, मैंने मान लिया। तो मैंने अगर 1 को 2 लिया है तो ये जो 1 है ना ये भी यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो हमको 1:1 मेंटेन करना है। तो अगर मैंने इस 1 के लिए यहाँ पे 2 लिया तो इस 1 के लिए मैं बी पे 2 kg ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये 2 kg है और रेशियो 1:1 है, मतलब कि ए और सी का वेट भी सेम होगा क्योंकि रेशियो 1 और 1 है, ठीक है। और दोनों का सम 2 है, मतलब कि ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 kg हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ इस सेंटर ऑफ इस जो डी पॉइंट है वो एसी का सेंटर ऑफ मास है, इसीलिए मैंने अगर डी पे वेट 2 kg लिया है तो 2 ए और सी का सम होगा। और मुझे पता है कि ए और सी दोनों बराबर हैं क्योंकि रेशियो 1:1 है, तो मैं ए पे भी 1 kg लूँगा और सी पे भी 1 kg लूँगा। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो जो एफ है, एफ पे वेट कितना आएगा, दोनों का सम आता है 2 to 4 kg, एफ पे वेट 4 आ गया। अब लाइन देखो ई एफ सी लाइन में अगर एफ वाले पॉइंट का वेट 4 है और इसका वेट 1 है, तो मतलब कि इसका वेट 3 होगा तभी तो इसका वेट 4 होगा। देखो यहाँ पे वेट 4 तब आएगा जब ई और सी दोनों के वेट का सम 4 होगा। तो मुझे पता है कि सी पे वेट अगर मैंने 1 kg लिया है तो ई पे वेट 3 kg लेना पड़ेगा, तभी दोनों का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एफ पॉइंट पे आएगा उसका वेट 4 kg होगा। वेट में सम करते हैं। अब लाइन ए बी में देख लो, यहाँ पे देख सकते हैं कि बी पे 2 kg है, ए पे 1 kg है और ई पे 3 kg है, मतलब ई इसका सेंटर ऑफ मास है और हमने जो फिगर बनाया है वो सही बनाया है। अगर यहाँ पे मुझे 3 की जगह कुछ और वैल्यू आता 4 या 5 तो पॉसिबल था कि हमने कुछ गलती किया है या फिर क्वेश्चन में कुछ एरर है, ठीक है। बट यहाँ पे 3 आ गया और सम भी 3 आ रहा है, मतलब कि हमने सही सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे वेट 2 है, यहाँ पे वेट 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए का जो रेशियो है 2 हो जाएगा और ये जो बी है उसका रेशियो हो जाएगा इसका वेट मतलब 1, मतलब कि ए का जो लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा और बी का जो लेंथ है वो इसके अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, 2:1 का रेशियो होगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का वैल्यू 30 है, मतलब कि 2 का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ई बी, मतलब कि ई बी 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 15, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जल्दी सॉल्व कैसे करना है, मतलब कि एग्जाम में फास्ट सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्वेश्चन में देखा कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड E इज ए पॉइंट ऑन साइड AB सच दैट EC बाइसेक्ट्स BD एट F, मतलब कि दो रेशियो मुझे पता है, यहाँ भी 1:1 है और यहाँ भी 1:1 है, तो मैं इस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकता हूँ। ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, मतलब AC पे एक पॉइंट D है जो इसका मिड पॉइंट है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AB, AB पे एक पॉइंट E है such that EC bisects BD, EC bisects BD at F, BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो और इसका वैल्यू दिया हुआ है 30, ये निकालना है। तो एक चीज देखो, मुझे पता है कि इसकी वजह से D पे वेट आएगा 1 और इस लाइन की वजह से D पे वेट आएगा 2, तो मैं D पे वेट लूंगा 2 kg और यहाँ डाल दूंगा 1, यहाँ डाल दूंगा 1, क्योंकि रेशियो 1:1 है। तो मैंने यहाँ 2 लिया, तो मुझे यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, रेशियो 1:1 है। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 है, तो बीच में दोनों का सम हो जाएगा 4, बीच में 4 है। अब इस लाइन में देखो, सी लाइन में बीच में 4 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और 3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 3 यहाँ पे 2+1 का सम भी है। मैं बोल सकता हूँ कि रेशियो ये हो जाएगा 2 रेशियो, और यहाँ इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। मैं बोल सकता हूँ कि AE बाई EB का रेशियो 2:1 है, 2 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, A का वैल्यू हो जाएगा 15। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ P is the midpoint of side XZ and Q is the point on side XY such that QZ bisects PY, मतलब यहाँ भी दो रेशियो मुझे पता है, तो मैं इस क्वेश्चन में भी मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाऊंगा। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है XYZ, P is the मिड पॉइंट ऑफ XZ, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट है P जो इसका मिड पॉइंट है। Q इज अ पॉइंट ऑन साइड XY, इस पे एक पॉइंट है Q सच दैट QZ बाइसेक्ट्स PY, मतलब कि जो QZ है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब PY को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि XQ 24 है, मतलब कि ये जो लेंथ है ना 24 है, QY पूछ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे मुझे दो रेशियो पता है, तो मैं इस PY लाइन के लिए यहाँ पे मैं 1 kg वेट लूँगा और XZ के लिए यहाँ पे 2 kg वेट लूँगा। तो मैं कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 2 kg वेट पहले से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 हुआ, दोनों का रेशियो बराबर है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब लाइन PY में देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, क्योंकि रेशियो 1:1 है। और फिर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे वेट हो जाएगा 4, दोनों का सम हो जाएगा, 2 + 2 4 हो गया। अब लाइन QZ में देखो, ये 4 है, ये 1 है, ये हो जाएगा 3, और 3 दोनों का सम भी है, तो मतलब कि हमने जो वैल्यू लिए हैं वो सही है। तो देखो ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 का वैल्यू 24 है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 12, 12 हमारा आंसर आ गया। काफ़ी आसान है, और आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे समझ के, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है कि इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड BC, मतलब कि AB पे एक पॉइंट D है, अब BC पे एक पॉइंट E है।
सच दैट बी डी और डी ए का रेशियो 1:2 है, मतलब कि बी डी और डी ए का रेशियो 1:2 है, मतलब कि अगर बी डी 1 है तो हमारा डी ए 2 है, ठीक है। और वैसे ही सी ई और ई बी का रेशियो 1:4 है, मतलब कि सी ई अगर 1 है तो ई बी का हमारा वैल्यू 4 हो जाएगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में भी मुझे 2 रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 4:1। बोल रहा है कि अब डी सी एंड ई इंटरसेक्ट एट एफ, मतलब कि जो डी सी है एंड ए ई इंटरसेक्ट एट एफ, एफ डी और एफ सी का रेशियो निकालना है, मतलब कि ये वाला एफ डी और एफ सी का रेशियो निकालना है। तो मैंने देख लिया कि यहाँ पे 2 रेशियो दिया है और रेशियो पूछ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज करना है। तो अब दोनों में कॉमन पॉइंट देखो कॉमन पॉइंट दोनों में यहाँ पे बी है, क्योंकि बी पे इसकी वजह से वेट आएगा 2 kg और इसकी वजह से वेट आएगा 1 kg। तो मैं दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। तो मैंने बी पे वेट लिया 2 kg, तो 2 का मैंने यहाँ पे वेट लिया 2 kg, तो इसलिए 1 की वजह से यहाँ पे वेट जाएगा 1 kg और बीच में दोनों का सम हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इस टाइम देखो 1 का वेट मैंने लिया 2 kg, तो मैं यहाँ पे 4 का वेट लूँगा यहाँ पे 8 kg। 1 का मैंने यहाँ लिया 2, तो 4 का हो जाएगा 8 और बीच में दोनों का सम हो जाएगा 8 + 2 10 हो गया। समझ में आया बात? अब देखो यहाँ पे 10 वेट है, यहाँ पे 1 वेट है, तो सेंटर में कितना वेट हो जाएगा? 10 + 1 11। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन में 3 और 8 का सम भी 11 हो रहा है, मतलब कि हमने जो वैल्यूज ली है वो सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एफ डी और एफ सी का रेशियो पूछ रहा है, कि मतलब एफ डी ए और एफ सी, मतलब कि एफ डी और एफ सी का रेशियो पूछ रहा है। तो जो कि तो एफ डी है, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा 8 रेशियो, और एफ सी ये हो जाएगा इसका वैल्यू 3 kg, मतलब कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8:3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ 3 था, यहाँ 8 kg था, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो मैंने 8 के लिए यहाँ पे ले लिया 8 रेशियो और इस 3 के लिए मैंने यहाँ ले लिया 3 रेशियो, जो कि वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमारा आंसर हो गया 8:3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मुझे मिला था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बट ये मुझे हाल ही में मिला था, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल ABC AM इज ए मीडियन एंड R इज ए मिड पॉइंट ऑफ AM, मतलब कि AM मीडियन है, मतलब कि सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो एक रेशियो यहाँ से मिल गया मुझे 1:1 का, और R मिड पॉइंट है AM का, तो मतलब कि यहाँ भी रेशियो 1:1 है। तो मुझे इस क्वेश्चन में 2 रेशियो मिल गया, तो मैं इस क्वेश्चन में आराम से मास पॉइंट ज्योमेट्री लगा सकता हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। ABC है, A ABC AM इज ए मीडियन, यहाँ से AM है जो मीडियन है। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। AM मीडियन हो गया एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AM, AM का मिड पॉइंट R है, मतलब कि ये इसको भी इक्वली डिवाइड कर रहा है। फिर बोलता है BR एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट S। BR एंड AC आगे वाला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट S, ये पॉइंट S हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू AS का वैल्यू निकालना है, AC में मतलब कि रेशियो निकालना है। अब देखो यहाँ पे इस लाइन की वजह से M पे वेट कितना आएगा? रेशियो अगर 1:1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और बीच में वेट आएगा 2 kg, ठीक है। और यहाँ पे भी रेशियो 1:1 है, तो इसकी वजह से वेट आएगा 1 kg, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम 2 kg मान ले रहा हूँ, ठीक। तो मैंने M पे वेट लिया 2 kg, तो M पे वेट 2 kg है, मतलब कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है और दोनों का रेशियो 1:1 है।
तो मैं यहाँ भी वेट ले लूँगा 1 kg, यहाँ भी ले लूँगा 1 kg। BC का काम हो गया। अब देखो AM में 1 का वैल्यू लिया मैंने 2 kg, ये 1 रेशियो का, यहाँ पे मैंने मास लिया 2 kg, तो मैं इस 1 का यहाँ पे A पे मास लूँगा सेम 2 kg, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है, तो जो वेट यहाँ आएगा वही वेट वहाँ भी आएगा, और बीच में जो R पॉइंट है वहाँ पे दोनों का सम हो जाएगा, मतलब कि 2 + 2 4 हो गया। समझ गया? अब देखो और लाइन BS में देखो, BS में R पे वेट 4 है और ये 1 है, तो मतलब कि यहाँ पे कितना वेट होगा? 3 वेट होगा, तभी तो 1 + 3 मिलके 4 हो गया। ये 1 था, यह 4 है, मतलब कि यहाँ पे 3 होगा, तभी तो यहाँ पे R पे मास 4 kg आएगा। अब देख लो यहाँ पे AC में ये 2 है, ये 1 है, बीच में 3 आ रहा है, मतलब कि हमने जो वैल्यू लिया है वो सही है। तो हमारे AS और SC का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो रेशियो में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? AS का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब AS और AC का। तो AS अगर 1 है तो AC कितना है? 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AS = 1/3 AC। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से कि इसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको विदिन मतलब 30-40 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन SSC बार बार पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। और इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।